हमारी ज़मीनें बिक रही हैं। अगर ज़मीन हमारी बेटी की शादी में बिकती है समझा जा सकता है, लेकिन हम आज मुंबई और दिल्ली में अपने वो 27वें मंजिल पर फ्लैट खरीदने के लिए अपने गांव की ज़मीन को बेच रहे हैं। पूरे वेद वेदांत का अध्ययन किया और उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ब्राह्मण जो अपने को समझते हैं कि उनका दान लेना अधिकार है और उसके चलते हुए अपने को उच्च कोटि का मानते हैं, तो ब्राह्मण कर्म कांड के लिए जाने जाते हैं, ब्राह्मण वेदों के लिए जाने जाते हैं, वेदों के अध्येता हैं। लेकिन कहीं भी ब्राह्मण भिक्षाटन करने के लिए जाने जाते हों, ऐसा कहीं उल्लिखित नहीं है। ऐसा स्वामी जी ने उनको कहा और साबित किया उसको। और दूसरी तरफ हम लोग जो अयाचक ब्राह्मण थे, जिनके पास थोड़ी ज़मीन आ गई थी, जिनके पास थोड़ा पैसा आ गया था, स्वामी ने उनको भी, स्वामी जी ने ललकारते हुए कहा कि तुम इस दंभ में मत रहो कि तुम्हारे पास ज़मीन है। जो ब्राह्मणोचित गुण तुम होने चाहिए, कर्म कांड जो होना चाहिए, यज्ञोपवीत कराने की क्षमता होनी चाहिए, जो कर्म हमको बचपन से लेके और मरने तक का कर्म है, वो सारे कर्म को भूमिहार समाज को जानना चाहिए। और इसलिए उन्होंने, स्वामी जी ने दोनों जगहों पर प्रहार किया। और एक तरह से स्वामी जी ने ब्राह्मण यानी याचक और अयाचक, ब्राह्मण के बीच में एकता की बात स्वामी जी ने की। ये स्वामी जी का एक फेज था जिसमें वो समाज को, चूँकि काशी नरेश की चिंता बढ़ी थी, काशी नरेश आप लोग सब लोग जानते हैं कि अयाचक ब्राह्मण थे, भूमिहार ब्राह्मण थे, तो उन्होंने स्वामी जी को निमंत्रित किया था और स्वामी जी को कहा था कि भाई ये तो बड़ी मुश्किल हो रही है कि हम ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण हमको ब्राह्मण स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। और इसके बाद स्वामी जी स्वयं भी ब्राह्मण थे, लेकिन अयाचक ब्राह्मण थे, बुंदेलखंड से आए थे और फिर जाके गाजीपुर में उनकी जन्मस्थली बनी थी। तो इस तरह से इन चीज़ों को अगर हमारा नौजवान जो यहाँ हमारे सामने बैठे हुए हैं, जो हमारे समाज के जो धरोहर यहाँ बैठे हुए हैं, जो हम लोग यहाँ सामने में बैठे हुए हैं, अगर इन चीज़ों को हम अपने, जो हमारी नई जनरेशन है, जो नए लोग हैं, अगर उनको बताएंगे नहीं तो उनको पहचान ही नहीं मिल पाएगी कि हम कौन हैं। और जो समाज अपनी पहचान खो देता है वो बहुत ज़्यादा दिन तो समाज जिंदा नहीं रह पाता है, उस समाज की मौत हो जाती है। यही नहीं, आप देखेंगे आगे आने वाले दिनों में 1920 में, उसके पहले ही वो स्वामी दंडी ले लेते हैं और एक सन्यासी के वेश में घूमना शुरू करते हैं। स्वामी जी 1920 में गांधी के प्रभाव में आते हैं, लेकिन जब असहयोग आंदोलन में जेल में जाते हैं और जब कांग्रेस के लोगों के द्वारा अंडे के लिए लड़ते हुए देखते हैं, छोटी छोटी बातों के लिए जेल में सत्याग्रह करते हुए अपनी निजी स्वार्थ के लिए देखते हैं, तो उनका मन टूट जाता है कि आज़ादी के लड़ाई को लड़ने वाले योद्धा कभी नहीं हो सकते। लेकिन धीरे धीरे स्वामी जी गांधी का साथ देते चलते हैं। लेकिन उस क्रम में स्वामी जी को ये विश्वास होता है कि अंग्रेज़ से ज़्यादा खतरनाक वो जमींदार हैं, अंग्रेज़ से ज़्यादा खतरनाक वो बड़े किसान हैं जो अपने भाइयों को ठीक से समझने के लिए तैयार नहीं। और वहीं से एक विद्रोही स्वामी का जन्म होता है। वो विरोध का स्वर खड़ा करते हैं और 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन करते हैं और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं। इस तरह से एक संगठित किसान आंदोलन चलाने का श्रेय अगर है किसी को तो स्वामी सहजानंद सरस्वती को। गांधी से भी विरोध उनका होता है। कौन ऐसा आदमी हो सकता है जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गांधी के विरोध करने की हिम्मत कर सके। लेकिन जो 1934 में जो
अकाल आया। उस अकाल में जब स्वामी जी चाहे कि भाई गरीबों को अनाज की आपूर्ति हो सके, तो उन्होंने गांधी से कहा कि आप इसका कैसे इंतजाम होगा, हमारे जो गरीब भाई हैं, जो किसान हैं, मजदूर हैं, उनकी पेट कैसे भरेगी। तो गांधी जी ने बहुत आसानी से उनको कह दिया कि जाओ, मैंने दरभंगा महाराज से बात कर ली है, जाओ दरभंगा महाराज से बात कर लो, वो इंतजाम कर देंगे। स्वामी जी ने कहा कि जिस महाराजों के खिलाफ मैं लड़ता हूँ, जिन जमींदारों के खिलाफ मैं आवाज़ बुलंद करता हूँ, गांधी आप कह रहे हैं कि मैं उन्हीं के पास जाऊँ भिक्षाटन करने के लिए, भीख मांगने के लिए। और अपनी डंडी को उठाकर स्वामी जी गांधी को छोड़कर निकल पड़ते। और वहीं से फिर स्वामी जी कम्युनिस्टों के प्रभाव में आते। आज हमारे कई फेसबुक पर कई कम्युनिस्टों ने लिखा, कुछ लोगों ने फ़ोन भी किया कि आप लोग स्वामी जी को जातीय बंधन में बांध रहे हैं। मैंने कहा कि आपको क्या मैंने मना किया है? क्या ये जो समाजवादी लोग हैं, जिनकी उपज लालू प्रसाद यादव जी या नीतीश कुमार जी हैं, या पूरे राष्ट्र के समाजवादी हैं या साम्यवादी हैं, क्या उसको भूमिहार ब्राह्मणों ने रोक दिया है कि आप स्वामी जी का जन्मदिन और पुण्यतिथि न मनाएं? लेकिन आपने इस सामाजिक न्याय के क्षेत्र में आपने स्वामी जी को छोड़ा है, कभी इतिहास आपको माफ़ नहीं करेगा। क्योंकि स्वामी जी की लड़ाई कोई जमींदारों के लिए लड़ाई नहीं थी। स्वामी जी अपनी जाति के खिलाफ लड़ रहे थे, क्योंकि उनको लगता था कि हमारे जाति के जो प्रभुत्व वाले लोग हैं, वो कहीं ना कहीं अपने जाति के भी जो सामान्य लोग हैं, उनको सताने का काम कर रहे हैं। स्वामी जी वैसे लोग थे। इसलिए निश्चित रूप से हम सब लोग यहाँ सौभाग्यशाली हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि कोई हम लोगों के बुलाने पर यहाँ नहीं आया है। स्वामी जी जिनको चाहे हैं वही यहाँ पर पहुँचे हैं। बहुत सारे लोगों ने वादा किया था, लेकिन वादा करके वो नहीं आ सके किसी न किसी कारण से। अभयानंद जी ने अभी ऑडियो संदेश भेजा है, वो बेचैन थे यहाँ आने के लिए। उनके ऑडियो संदेश को भी आपके सामने सुनाया जाए। तो इस तरह से बहुत सारे लोग, गोपाल जी त्रिवेदी जी एकदम आने वाले थे, किसी कारण से, चूँकि 90 साल के ऊपर से हो चुके हैं, किसी कारण से वो रुक गए हैं। तो ये सारे लोग जो आप लोग सब लोग हमारे सम्मानित लोग हैं, वो सब लोग यहाँ उनको जानने के लिए, उनको समझने के लिए, उनको नमन करने के लिए आए। आप लगातार देखेंगे स्वामी जी के, अगर चूँकि स्वामी जी पर कितना बोला जाए, मैं जब 3-4 दिनों से स्वामी जी पर पढ़ रहा था, तो एक लंबी चौड़ी बातें मैं लिखता चला जा रहा था। तो समय की भी पाबंदी है, और सबको जो लोग भी यहाँ पर हैं, मैं एक बात फिर एक बार कह देना चाहता हूँ कि जब समाज के लोगों को जोड़ना चाहते हैं, तो इस तरह के मंच की परिपाटी खत्म करनी पड़ेगी। इसीलिए आज हम लोगों की तरफ से कोई मंच पर नहीं बैठा है, सिर्फ हमारे संयोजक बैठे हुए हैं। इसलिए कि हम सबको यहाँ पर जो हमारा कोई भी जो पिछले कुर्सी पर भी जो बैठा हुआ कोई व्यक्ति हमारा है, हमारे समाज का, वो हमारे दिल का टुकड़ा है, और हम उनको भी लेके साथ चलना चाहते हैं। हम उनको भी साथ लेके चलेंगे। हम कोऑर्डिनेशन बनाने जा रहे हैं। आज हमारे सामने भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक एकता फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि उन्होंने समझा है कि हम लोग ईमानदारी से ये जो हम लोगों ने जो ब्रह्मर्षि विकास संगठन बनाया है, वो ईमानदारी से सब लोगों को जोड़ के चलना चाहता है। यहाँ रामकिशोर बाबू हम लोग काफ़ी अवक बैठे हुए हैं, अभी बात हमारी हो रही थी। हमने कहा कि कोऑर्डिनेशन बनाएंगे। आप आप जो काम करते रहिएगा, अगर यज्ञोपवीत आप कीजिएगा, हम आपकी मदद करेंगे। हम शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप हमारी मदद कीजिए। इस तरह से जितने भी लोग, हम लोग गैर राजनीतिक लोग लगे हुए हैं समाज को आगे बढ़ाने के लिए, और न केवल हम अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं। हमारे जो कोचिंग संस्थान होंगे, उसमें 15% दूसरे जो जाति के गरीब बच्चे हैं, उनको भी हम साथ लेंगे। हम सामाजिक समरसता में विश्वास करने वाले लोग हैं। हमारे पूर्वज हमको सिखा कर गए हैं कि सबको लेकर चलो, सबको मिलाकर चलो, सबको आगे बढ़ा के चलो, और तभी तुम्हारी पहचान बनी रहेगी, तुम्हारी आइडेंटिटी बनेगी। हमारी ज़मीनें बिक रही हैं। अगर ज़मीन हमारी बेटी की शादी में बिकती है, समझा जा सकता है, लेकिन हम आज मुंबई और दिल्ली में अपने वो 27वें मंजिल पर फ्लैट खरीदने के लिए अपने गांव की ज़मीन को बेच रहे हैं। इसको कौन रोकेगा? इसको
इसको हम और आप जो यहाँ बैठे हुए लोग हैं वो हाथ जोड़ के रोकेंगे कि ऐसा मत करो, गांव की ज़मीन मत बेचो, ये तुम्हारी पहचान है, शहरों में तुम्हारी पहचान समाप्त हो जाए। इसलिए भाइयों बहनों, निश्चित रूप से एक बहुत बड़े काम को हम लोग ने लिया है और हम लोग जल्दीबाजी में भी नहीं हैं। वर्षों लग सकता है, हो सकता है कि हम नहीं कर पाएँ, हमारी अगली जनरेशन करेगी, उसकी अगली जनरेशन करेगी, लेकिन ये दीप से दीप हम जलाते रहेंगे और निश्चित रूप से स्वामी जी के आदर्शों को लेकर हम आगे बढ़ते रहेंगे। एक बार फिर से आप सब लोगों का यहाँ पर स्वागत है, हृदय से स्वागत है। आप लोग मदद करें, हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।